हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो पिछली क्लास में लगभग सारे बालकों को समाप्त कर चुके हैं, बस आज थोड़ा विकलांग बालक और अपराधी बालकों को पढ़ेंगे। विकलांग बालक वैसे भी हमने पढ़ लिया है, शारीरिक रूप से विकलांग, आंशिक रूप से विकलांग पढ़ लिया है, लेकिन हम स्पेशली एक विकलांग जो टॉपिक है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। ओके, तो क्या होता है कि विकलांग बालक कौन होते हैं? वे बालक, ठीक है, जिनका शरीर का कोई अंग दोषपूर्ण हो, जिनके शरीर का से कोई अंग है, कोई अंग दोषपूर्ण हो जाए, ओके, वो विकलांग हो जाते हैं। ओके, तो हमने देखा कि विकलांग बालकों में जैसे उसके शरीर का कोई अंग दोषपूर्ण हो या फिर किसी को बीमारी या चोट के कारण, दुर्घटना के कारण कुछ उसका शरीर में कोई दोष हो गया हो या कोई विकलांगता आ गई हो, ठीक है, तो क्या होते हैं, विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। और इनकी शिक्षा जो है सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए, तो आप जानते हैं, जैसे कोई अंग दोषपूर्ण हो दुर्घटना में, ठीक है, दुर्घटनावश कुछ हो गया हो शरीर में या कोई बीमारी बस कुछ हो गया हो, ठीक है, तो सारे बच्चे विकलांग में आना है। विकलांगता की कोई विकलांगता का अगर कोई लक्षण है तो, ठीक, तो हम देखते हैं कि विकलांगता के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले विकलांगता के प्रकार देख लेते हैं। ओके, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि विकलांगता में प्रकार में कौन कौन से बालक आ जाते हैं। अपंग बालक आ जाते हैं, अंधे व शारीरिक रूप से अंधे बालक आ जाते हैं, बहरे व शारीरिक रूप से बहरे बालक आ जाते हैं, ठीक है, वाणी दोष के बालक आ जाते हैं, और अत्यधिक कोमल एवं निर्बल बालक भी आते हैं। हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकलांगता में अपंग बालक भी आ जाते हैं। ओके, अपंग बालक, ओके, विकलांगता की श्रेणी में अपंग बालक, अंधे व आंशिक रूप से अंधे, हमने पढ़ लिया है, ठीक है, अंधे व आंशिक रूप से अंधे बालक आ जाते हैं। आंशिक रूप से अंधे, ओके, और देखते हैं हम आगे, बहरे व आंशिक रूप से बहरे आ जाते हैं, बहरे व आंशिक रूप से बहरे बालक, ठीक है, बहरे व आंशिक रूप से बहरे बालक आ गए, ठीक है। और वाणी दोष जो हमने पढ़ा है, वाग दोष वाले बालक आ गए, ठीक है, वाग दोष वाले बालक आ गए, और अत्यधिक कोमल व निर्मल, ठीक है। तो हमने देखा ये तो ऐसे प्रकार में आ गए नॉर्मल से, ठीक है। हम जो मेन प्रकार देखते हैं, तो अभी बाकी सब हम लगभग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी सब ये हमने दृष्टिबाधित पढ़ लिया है, श्रवण बाधित पढ़ लिया है, वाक बाधित पढ़ लिया है, अपंग बालक, अत्यधिक से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो गूंगे बालक होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। गूंगे बालकों के प्रकार में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो गूंगे बालक होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, गूंगे बालकों के प्रकार, गूंगे बालकों के प्रकार, ठीक है। तो एक होता है गूंगे बालकों के प्रकार में कह सकते हैं, एक होते हैं गूंगे बहरे बालक, एक होते हैं केवल गूंगे बालक। तो पहला होता है गूंगा बहरा बालक, और दूसरा होता है केवल गूंगा बालक। ओके, अगर कहा जाए, ओके, अगर कहा जाए कि जो बालक जन्म से बहरे होंगे, ठीक है, अगर कोई बालक जन्म से बहरा है, ठीक है, अगर कोई बालक जन्म से बहरा है तो गूंगा भी होगा, क्योंकि जो जन्म से जब सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे? ओके, जब उसे कुछ सुनाई नहीं दे, बचपन से ही बहरा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर बालक बचपन से ही बहरा है तो गूंगा भी होगा। ओके, ये निश्चित है कि वह गूंगा होगा पूरी तरह से। ओके, ऐसे बालक जो है, इनकी जो विधि होठ के माध्यम से कुछ समझ पाते हैं थोड़ा बहुत। ओके, ऐसे बालकों की भाषा ओष्ठ विधि और सांकेतिक विधि होती है। इनकी भाषा क्या हो जाएगी? ओष्ठ विधि और सांकेतिक विधि मान लेंगे, ओष्ठ विधि और सांकेतिक विधि। ओके, अब हम देखते हैं केवल गूंगे बालक। तो जो केवल गूंगे बालक होते हैं, अगर कोई बालक अगर जन्मजात गूंगा नहीं है, ठीक है, या जन्मजात बहरा नहीं है, तो अगर ये बालक जन्मजात जो है, अगर कहा जाए कि जन्मजात अगर बहरा नहीं है, ठीक है,
तो ये अगर बालक गूंगा ही है तो इसे सामान्य बच्चों के साथ हम पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, सामान्य बच्चों के साथ हम पढ़ा सकते हैं। अगर गूंगा बहरा है, जन्म से बहरा है, तो गूंगा भी हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल गूंगा है तो बहरा तो है नहीं, जैसे सामान्य बालकों के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे क्या, विकलांगता हो गया। नॉर्मल सा था, कुछ था नहीं विकलांगता में। अब हम थोड़ा देखते हैं बाल अपराधी के बारे में, देख लेते हैं। बस हमारा कुछ एक्ट देख के फिर खत्म करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अपराधी बालक क्या होता है। तो जो बाल अपराधी बालक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो सामाजिक व्यवस्था को जो बनाया जाता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। यदि कोई भी बालक, ठीक है, उस कानून को तोड़ता है या समाज के विरोध में कार्य करता है तो वो अपराधी बालक कहलाएगा। यानी कि समाज में, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ कानून बनाए जाते हैं। अगर कोई भी बालक उन कानून को तोड़ता है, ठीक है, या उसका उल्लंघन करता है तो वो क्या होगा, बाल अपराधी बालक कहलाएगा। ओके, तो हमने देख लिया बाल अपराधी अपराध करने वाले, जिससे हमने समस्यात्मक बालकों को पढ़ा था, लघु वैसे ही है। ठीक है, यदि कोई किशोर भी है, किसी प्रकार का कार्य करता है, ठीक है, तो उसका यह कार्य बाल अपराध कहलाएगा। अगर कोई वयस्क करता है तो अपराधी कहलाएगा, अगर कोई बालक करता है तो बाल अपराध कहलाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे होते हैं ये बालक। ये अशांत और आक्रामक होते हैं। ओके, ये किसी की बातें नहीं मानते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनके मन में चला ही रहता है। ठीक है, तो अशांत और आक्रामक होते हैं, संदेही दोस्तों रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। इनके मन में दुश्मनी का भाव रहता है। ठीक है, जिसके प्रति सोच लेते हैं उसके प्रति दुश्मनी का भाव ही निभाते हैं। स्नेह व नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, ये कभी किसी से प्रेम से नहीं बोलते हैं, न इनमें नैतिकता होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि अशांत आक्रामक होते हैं, संदेही स्वभाव के होते हैं। ठीक है, दुश्मनी का भाव रखने वाले होते हैं, स्नेह व नैतिकता का अभाव होता है। अब देखते हैं कारण क्या हो सकते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या क्या होंगे। शारीरिक दोष, किसी प्रकार का शारीरिक दोष भी कारण बन सकता है इसका। सामाजिक कारण, ठीक है, समाज में देखते हुए बालक अपराधी बन जाता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, विद्यालय का वातावरण संबंधी कारण भी हो सकता है कि विद्यालय का माहौल कैसा है या कैसा वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं या कुछ भी है। तो बालक क्या होता है, तो बालक वहाँ की चीज़ें जब ऑब्जर्व करता है तो उसके बाद उसके मन में आता है जैसे भी उसके साथ होता है तो वो अपराधी बन जाता है। ओके, फिर आनुवंशिक दोष हो जाता है, पारिवारिक कारण होता है। ठीक है, आर्थिक तंगी हो गई या इस कारण में बच्चे भी अपराधी बन जाते हैं। अगर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो अपराधी बन जाते हैं, मनमानी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो। ओके, फिर आर्थिक कारण, पैसे की कमी आर्थिक कारण है, इस कारण भी बच्चा अपराधी बन जाता है अगर उसकी मनमाना खर्चा नहीं पूरा होता है या मनमानी चीज़ें उसे नहीं मिल पाती हैं। और सांस्कृतिक कारण, ठीक है, तो हम एक बार और देखते हैं। शारीरिक दोष, सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, विद्यालय का वातावरण, आनुवंशिक दोष, पारिवारिक कारण, आवश्यकता की पूर्ति न होना, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। अब हम देखते हैं कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए। तो जो बाल अपराधी बालक है, इन्हें पहले इनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए। ओके, या ऐसा समझ, और जो इन्हें शिक्षा देनी चाहिए इनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप ही देनी चाहिए। ओके, क्योंकि इनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप ही इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, तभी ये अध्ययन करेंगे। और इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ओके, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इन्हें व्यवसायिक निर्देशन देना चाहिए कि आगे चल के व्यवसाय में कुछ कर पाए। ओके, तो हमने ये शिक्षा देख ली। अब देखते हैं इनका उपचार कैसे होता है। ठीक है, तो इनके उपचार की जो है दो विधियां हैं, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, एक वैधानिक विधि है। तो इनका मनोवैज्ञानिक विधि से भी उपचार किया जा सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधि। तो क्या होता है, इन दोनों तरीकों से, विधियों से इनका उपचार किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधि। तो हमने ये बाल अपराधी बालक देख लिया, इससे पहले हमने विकलांग बालक देखे थे। अब हम कुछ एक्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के। दिव्यांग बालकों पे कुछ एक्ट बनाएंगे, वो सारे एक्टों को देखते हैं, बस हमारा समावेशी शिक्षा समाप्त हो जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं छूटा है। ओके, तो हम इससे संबंधित कुछ एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एकीकृत शिक्षा। ये कब आई थी? 1974 में आई थी, इसे याद रखिएगा। एकीकृत शिक्षा सबसे पहले 1974 में आई थी। अगर पूछा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, तो ये 1987 में आया था। ठीक है, 1987 में। अगर बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, किसके तहत आया था? RCI के तहत। ठीक है, RCI के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, RCI के तहत इसकी स्थापना की गई थी।
इसका फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। RCI के तहत की गई इसकी स्थापना, ओके। ये हुई 1992 के एक्ट पे, ठीक है। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1992 एक्ट के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, ओके। और अगर कहा जाए कि ये किससे संबंधित है, ओके, तो ये है दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है। किसके पुनर्वास से? दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है, पुनर्वास से संबंधित है, ओके। तो हमने क्या देखा कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है इसकी स्थापना 1992 के एक्ट से की गई थी, RCI के तहत रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है। बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 68,500 में, ठीक है, 68,500 और 69,000 दोनों में ये पूछा गया था। आपका क्वेश्चन ये दोनों आया, ये आया क्वेश्चन भारतीय पुनर्वास परिषद का क्वेश्चन 68,500 वाली भर्ती में और 69,000 दोनों में आया था। याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ओके, कोई गलती नहीं करिएगा सर की कुछ भी, ओके। क्वेश्चन आया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध किससे है, तो क्या है? दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है, ये क्वेश्चन था, ओके। अब हम देखते हैं, ये देखिए 3 आपके जगह विकलांगजन अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, विकलांगजन अधिकार अधिनियम, ये लिखा है क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, इसलिए हमने सामने सामने लिखा है, ओके। तो आइए पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है? विकलांगजन अधिनियम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? PWD, ओके। ये PWD एक्ट क्या था? PWD एक्ट 1995 के तहत आया था, ओके। PWD का फुल फॉर्म बोले तो हो जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, लिख देते हैं यहाँ पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके। तो हमने ये देखा कि इसको PWD एक्ट बोलते हैं, 1995 में आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या था? ये लागू कब हुआ था? अधिनियम तो इसका 1995 का था, लेकिन ये लागू हुआ था 7 फरवरी 1996 में, लेकिन ये लागू जो है हुआ था 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था, ओके। और हम बात करें इसकी, तो इसमें था कि ये किसके लिए था? विकलांगजनों की समस्या व अधिकार के लिए था। किसके लिए था ये? विकलांगजनों की समस्या व अधिकार के लिए था, विकलांगजनों की समस्या व अधिकार के लिए बनाया गया था PWD एक्ट, ओके, ठीक है, अधिकार के लिए था। और इसमें जो है 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। इसमें जो है 18 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। और क्या है? इसमें जो है निर्योग्यताएं जो बताई गई थी 7 प्रकार की बताई गई थी। डिसेबिलिटी जो निर्योग्यता थी 7 प्रकार की इसमें बताई गई थी, निर्योग्यता 7 प्रकार की बताई गई थी, ठीक। इसमें जो है निर्योग्यता 7 प्रकार की बताई गई थी। अब हम एक बार आपको 1995 का विकलांगजन अधिनियम 1995 एक्ट कौन सा था? PWD एक्ट 1995, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लागू कब हुआ था? 7 फरवरी 1996 को, ओके। किससे संबंधित था? विकलांगजनों की समस्या और अधिकार से संबंधित था, ओके। 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर जो निर्योग्यताओं का प्रकार था 7 प्रकार था। पूछा जा सकता है कि PWD एक्ट में जो PWD 1995 वाले एक्ट में जो निर्योग्यता थी कितनी प्रकार की थी? तो 7 प्रकार की निर्योग्यता थी। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ओके। ये क्या था? विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके अंतर्गत क्या था? विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को, जो विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। जो विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये कार्य था इसका, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? 2 निर्योग्यताएं और जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 2 निर्योग्यताएं प्लस की गई थी, 2 निर्योग्यताएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? पहली थी ऑटिज्म, ऑटिज्म यानी स्वालीनता, ओके। पहली थी क्या? ऑटिज्म थी, जिसको हम स्वालीनता बोलते हैं। और दूसरी थी मस्तिष्क पक्षाघात, मस्तिष्क पक्षाघात,
ओके, तो हमने ये देखा, क्या देखा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का एक्ट था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें था कि जो विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसमें जो है 2 प्रकार की नियोगिताएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? ऑटिज्म और मस्तिष्क पक्षाघात। ऑटिज्म में स्वालिनता होता है। ठीक है, 2 जोड़ी गई, तो यहाँ पे 9 हो गई। ओके, यहाँ 7 प्रकार की थी, यहाँ 2 नियोगिताएं और जोड़ दी। अब हम अगला देख सकते हैं, विकलांग जन अधिकार अधिनियम। क्या? विकलांग जन अधिकार अधिनियम हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे केवल ये अधिनियम पढ़े थे, विकलांग जन अधिनियम, यहाँ पे अधिकार अधिनियम हो गया, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया RPWD, इसको PWD एक्ट बोलते थे, इसको RPWD एक्ट बोलते हैं, RPWD एक्ट। ओके, इसको RPWD एक्ट 2016 बोला जाएगा, याद रखिएगा। ओके, यहाँ PWD, यहाँ केवल अधिनियम था, यहाँ अधिकार अधिनियम हो गया। ठीक है, तो RPWD एक्ट 2016। अब हम कहते हैं इसके ये जो समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो इसकी ये अध्यक्षता किसने की थी? सुधा कौल ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूछा जा सकता है, अध्यक्षता इसकी की थी सुधा कौल ने। ओके, तो हमने देखा विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, RPWD है, इसकी अध्यक्षता की थी सुधा कौल ने। ओके, और ये लागू हुआ था 15 जून 2017 को। लागू कब हुआ था? 15 जून 2017 को लागू हुआ था। ओके, तो हमने क्या देखा? अध्यक्षता सुधा कौल ने की थी, लागू 15 जून 2017 को हुआ था। इसमें क्या था? ये लागू किसके द्वारा किया गया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था? बाई सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ओके, इसके द्वारा लागू किया गया था, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा RPWD एक्ट लागू किया गया था। ओके, और इसे जो है ये जो था ये PWD का 1995 का संशोधित रूप था। जो PWD 1995 था, ठीक है, इसका क्या था? ये संशोधित रूप था, इसका संशोधित रूप था। ओके, इसीलिए आपको एक लाइन में लिख के बताया गया है कि यही चीज है। ठीक है, और इसमें कहा जाए तो इसमें 21 प्रकार की नियोगिताएं बताई गई थी। नियोगिता जो है, नियोगिता इसमें बताई गई थी 21 प्रकार की। ओके, तो हम फिर से एक बार देखते हैं। पहले हमने देखा, ध्यान से देखिएगा, विकलांग जन अधिनियम या PWD एक्ट 1995, ये 1995 का था। विकलांगता जनों की समस्या, विकलांग लोगों की समस्याओं के समस्या व अधिकारों से संबंधित था। 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और नियोगिताएं थी यहाँ पे 7 प्रकार की। ठीक है, फिर भारतीय न्यास अधिनियम 1999 में 2 प्रकार की नियोगिताएं जोड़ दी गई। इसमें क्या था? विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना था। फिर आता है विकलांग जन अधिकार अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, RPWD एक्ट 2016। ये लागू कब हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुधा कौल ने। लागू हुआ था 15 जून 2017 को। ओके, और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये किसका संशोधित रूप है? PWD एक्ट का संशोधित रूप है ये 1995 का। और इसमें जो 21 प्रकार की नियोगिताएं बताई गई। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, पूछा जा सकता है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितनी नियोगिताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो नियोगिताओं की संख्या पूछी जा सकती है। तो हमने ये देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा लगभग। ओके, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो नोट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देख लेते हैं। RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो है समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। ओके, इसमें क्या था? इसमें क्या की गई थी? समावेशी शिक्षा की बात की गई थी, याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। ओके, पूछ सकता है। अब देखिए, डिसेबिलिटी के मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसके मॉडल क्या है? 2 प्रकार के मॉडल होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है मेडिकल मॉडल। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक होता है मेडिकल मॉडल और एक होता है सोशल मॉडल। तो मेडिकल मॉडल में क्या होता है, हम बताएं, इसमें जो है कि 40% तक की नियोगिताओं को शामिल कर सकते हैं। कितनी नियोगिताएं शामिल हो सकती हैं? 40% तक की नियोगिताओं को हम शामिल कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? अगर बच्चा, ठीक है, बच्चे को देखने की अगर सामान्य क्षमता है तो 70% देखी गई है। बच्चे के देखने की सामान्य क्षमता जो है 70% देखी गई है। ओके,
और अगर उसकी एक आंख में कोई दिक्कत है, ओके, अगर उसकी एक आंख खराब है तो 30% नियोक्ता मानी जाएगी। अगर उसकी एक आंख खराब है, एक आंख में कोई दिक्कत है तो उसकी 30% नियोक्ता मानी जाएगी। ओके, हमने क्या देखा, इसमें जो है 40% की नियोक्ताओं को हम मानते हैं मेडिकल मॉडल में, ठीक है। अगर किसी बच्चे के देखने की क्षमता जो है 70% होती है, अगर उसकी एक आंख कोई खराब हो जाए, ठीक है, तो उसमें 30% नियोक्ताओं को माना जाता है। ये उदाहरण है आपका। अब हम देखते हैं सोशल मॉडल। तो सोशल मॉडल में क्या है, इसमें सामान्य व असामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने का अधिकार दिया गया था। क्या था, सामान्य और विशिष्ट, इनको एक साथ पढ़ने का अधिकार। तो ये तो जानते ही, इसमें कोई नई चीज है नहीं, ठीक है। एक साथ पढ़ने का अधिकार दिया गया था। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, यह है कि पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है। ओके, पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक कहा जाता है सिरिल बर्ड को। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। सिरिल बर्ड को क्या कहा जाता है, पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक कहा जाता है। अगर कहा जाए प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट को कहा जाता है। रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट को कहा जाता है। ओके, अगर सृजनशील अध्ययन के जनक, सृजनशील बालकों के अध्ययन के जनक की बात करें तो हमें पॉल टॉरेंस को कहा जाता है। पॉल टॉरेंस। अगर बात करें समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के जनक को किसे कहा जाता है, वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन। ओके, अब देखते हैं कि विशिष्ट बालक जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कुकशैंड ने किया था। कुकशैंड ने सबसे पहले क्या किया था, विशिष्ट बालक शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये किया था सैमुअल ने। 1963 में पढ़ाया हमने आपको, सैमुअल ने। तो हमने क्या देखा, पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक सिरिल बर्ड को कहते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन के जनक को रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट को, सृजनशील बालकों का जनक कौन है, पॉल टॉरेंस, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन का जनक है वैलेंटाइन, विशिष्ट बालक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुकशैंड ने किया था। ओके, कुकशैंड ने किया था। और अधिगम अक्षमता वाले बालक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सैमुअल ने। तो हमारा ये समावेशी शिक्षा आज खत्म हो जाता है। इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, सारी क्लासेस देखिएगा कि आपका एक भी पॉइंट कहीं से नहीं छूटा है, ना आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। आपकी ये लगभग 3-4-5 क्लासरूम में आधे घंटे के 2.5 घंटे एक क्लास के लिए बहुत होते हैं, सही है। तो अब हम कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी समय है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।